और आइए शुरुआत कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी की बात करेंगे, ताजमहल की, कुतुब मीनार की, इन सब की रहस्य आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात, मुंबई में खुलेगा योगी आदित्यनाथ का दफ्तर। जी हां, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जीत के साथ वापसी की है। लेकिन सोचिए, योगी आखिर मुंबई में दफ्तर क्यों खोलने जा रहे हैं? क्या जरूरत आन पड़ी कि योगी का दफ्तर महाराष्ट्र में, मुंबई में, उद्धव के एक राज्य में हो? वजह देखिए, आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मुंबई में योगी के दफ्तर खोलने के पीछे बड़ा वजह यह है, यूपी के मुंबई करों को योगी आदित्यनाथ का यह बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। योगी का जो दफ्तर होगा मुंबई में खुलेगा, योगी सरकार का यह दफ्तर। इस ऑफिस से यूपी के लोगों को सीधा सीधा फायदा होगा। जो उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्हें सीधा फायदा होगा। मुंबई की जनसंख्या आपको बताऊं 1,84,00,000 है, अकेले मुंबई की जनसंख्या। मुंबई में 50 से 60 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। अब सोचिए, 50 से 60 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। उत्तर भारतीयों में भी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के लोगों की है, बिहार के लोग भी उसमें। योगी मुंबई में यूपी के लोगों को नौकरी में मदद करेंगे। इस दफ्तर खोलने के बाद यूपी वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और यूपी के लोगों के हितों का काम होगा मुंबई में। व्यवसाय और कामगारों को सहूलियत मिलेगी बाकायदा। इसके जरिए यूपी में भी रोजगार दिलाने के नए अवसर पैदा होंगे। जो यूपी छोड़कर मुंबई चले गए, कैसे उन्हें वापस लाया जाए, यूपी में बसाया जाए और उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराए जाए। आपदा में यूपी के लोगों के लिए यह सहायता केंद्र भी होगा। कोरोना के दौरान जो हालात बने थे, उस दौरान भी यूपी के लोगों की समस्याओं का समाधान इस दफ्तर के जरिए होगा। सुनिए जरा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं मुंबई में योगी के दफ्तर खुलने पर, सुनिए। जो बाहर हमारे लोग रह रहे हैं, चाहे मुंबई हो या कोलकाता हो, ऐसी बड़ी जगहों पर, दिल्ली, ढेर सारे लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित वहाँ रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते रहते हैं। उनको कोई स्थानीय स्तर पर दिक्कत न हो, उत्तर प्रदेश से उनका बराबर संपर्क बना रहे, इसलिए मुंबई में ऐसा दफ्तर खोला जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश राज्य के उद्योगपति हैं और जो फिल्म स्टार्स हैं या अन्य जो कारोबार लोग करते हैं, सर्विस करते हैं, उनसे लगातार हमारा सतत संपर्क बना रहेगा और उनको उत्तर प्रदेश से बाहर कोई दिक्कत न हो, इस बात की सरकार लगातार चिंता कर रही है। आइए आज की कुछ और बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर यह है, दिन भर हल्ला शोर शराबा होता रहा कि ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार है या फिर विष्णु स्तंभ है। बचपन से आप इस तस्वीर को देखते आ रहे हैं, ये कुतुब मीनार है। एकाएक आपको पता चला कि ये जो कुतुब मीनार है, ये विष्णु स्तंभ होने का इसको दावा किया जा रहा है। ये ऐसा ही नहीं है। जब ये खबर आई, इसके बाद मैं आपको बताऊं, आज बहुत से लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये दरअसल हिंदू संगठन विरोध करने पहुंचा कि ये कुतुब मीनार नहीं है, ये विष्णु स्तंभ है। ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता थे जो नारेबाजी कर रहे थे। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि हनुमान चालीसा भी वहां पढ़ी है। ये सुनिए जरा, हनुमान चालीसा जो पढ़ी है। कि आखिर ये दावा किया क्यों जा रहा है? एक तरफ कुतुब मीनार आपको नजर आ रही है, दावा क्यों किया जा रहा है कि भाई ये कुतुब मीनार जो है ये विष्णु स्तंभ है। दरअसल कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत मांगी गई कि हम पूजा करेंगे कुतुब मीनार में। मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है यहां 27 मंदिर थे जिन्हें तोड़ दिया गया। 27 मंदिरों के अवशेष मिलने का दावा है। कहा जाता है कुतुब मीनार में कई मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम ने इसका नाम बदलने की मांग की है। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की जा रही है और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने भी कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया था। कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, वो मैंने आपको सुनवाया। पुलिस ने कई लोगों को उसके बाद हिरासत में लिया। साकेत कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। कुतुब मीनार की ऊंचाई आपको बताऊं 73 मीटर है। इसकी खासियत है ये, कुतुब मीनार में 5 मंजिल हैं, 5 फ्लोर हैं। पहली मंजिल जो है, पहली 3 मंजिल जो है वो लाल पत्थर से बनी हुई है। इसके बाद चौथी और 5वीं मंजिल जो है वो मार्बल और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। कुतुब मीनार में 7 मीटर लौह स्तंभ है और कुतुब मीनार में 779 सीढ़ियां भी हैं। लेकिन जो लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, ये प्रदर्शनकारी नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। जरा सुनिए ये प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे थे।
सनातनियों का जगह था ये कुतुब मीनार, मुगलों ने नाम दिया है। ये सनातनियों का ये विष्णु स्तंभ था। आज भी प्रमाण है कि अंदर गणेश जी की मूर्तियां हैं और भी कई प्रतिमा हैं जो अंदर लगाई गई है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो विशेष कोई ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो आए दिन आयोजन होने चाहिए और हम किसी को हानि, विशेष किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, किसी की आस्थाओं से खेल नहीं करना चाहते। ये हमारी अपनी वो है कि हम हनुमान चालीसा कुतुब मीनार पे पढ़े या हम लाल किला पे पढ़े। जो अंदर हमारी खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को विधि के स्थापित किया जाए। जो बाहर एक बोर्ड लगा है 27 जैन मंदिरों को तोड़कर इसको बनाया गया। इसको बनाने वाले सम्राट विक्रमादित्य थे जिन्होंने इनका विष्णु स्तंभ नाम रखा था। तो हमारी मांग है इसका नाम कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ रखा जाए। तो एक विवाद यह है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखा जाए, लेकिन एक विवाद यह है कि इस कुतुब मीनार में ही गणेश की प्रतिमा है, भगवान गणेश की मूर्तियां भी हैं। यह मामला बाकायदा अदालत में पहुंच गया है कि जो गणेश की मूर्तियां हैं, श्री गणेश की, उन मूर्तियों के बारे में खुलासा किया जाए, उनकी जांच की जाए। जरा मैं आपको बताता हूं इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई क्या है, कैसे कि आखिर यह विवाद कहां से जन्मा। क्या भगवान गणेश की मूर्तियां कुतुब मीनार में मौजूद हैं? देखिए जरा। दरअसल कुतुब मीनार में कई मूर्तियां मौजूद हैं, यह एक सच है। भगवान गणेश की दो मूर्तियों को लेकर दरअसल विवाद है। कुव्वत उल इस्लाम परिसर है जहां ये मूर्तियां मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने मूर्तियों को हटाने को कहा है। उनका कहना है मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाए। कोर्ट ने मूर्तियों को हटाने से फिलहाल रोक दिया है। एक मूर्ति ऊपर उल्टी स्थिति में लगी हुई है, लोहे का जाल लगाकर इसे फिलहाल ढका गया है। मूर्तियों के माध्यम से कृष्ण अवतार भी दिखाया गया है उसमें, और यह मसला फिलहाल अदालत में है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। कुतुब मीनार की बात हो गई और अब बात करेंगे पहली बार टेलीविजन पर ज्ञानव्यापी के तहखाने के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ज्ञानव्यापी के तहखाने की तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहली बार टीवी पर उस तहखाने की तस्वीर, फुल स्क्रीन जरा तस्वीर लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये ज्ञानव्यापी तहखाने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। ये अंदर की तस्वीरें, तहखाने की तस्वीरें पहली बार टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। अंदर आपको मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है तहखाने के अंदर की तस्वीर है। मूर्तिकार आपको नजर आ रहा है, उस तरह की आकृति नजर आ रही है जिससे आप समझ सकें कि अंदर तहखाने में है क्या। आइए मैं आपको बताऊं तहखाने के अंदर क्या है। पहले भी बताया, लेकिन आज मैं आपको सुनवाऊंगा भी जिन्होंने तहखाना देखा है। यह तस्वीर आप पहली बार तहखाने की देख रहे थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उनका दावा है कि बजरंगबली की मूर्ति भी अंदर मौजूद है। साथ ही साथ मूव करेंगे इसे, गणेश जी की भी मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है और दावा है कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग भी है। तस्वीर भी मैंने आपको अभी दिखाई है। प्राचीन कुएं में शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है क्योंकि वहां एक कुआं भी है। 100 फीट ऊंची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होने का भी दावा किया जाता है। मुस्लिम पक्षकार इन दावों का खंडन करते रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञानव्यापी तहखाने की 2 चाबी हैं। जी हां, 2 चाबी इस तहखाने की है। एक चाबी जिला प्रशासन के पास रहती है और दूसरी चाबी जो है वो मस्जिद प्रबंधन के पास रहती है। इन 2 चाबियों के अलावा सर्वे से ही तहखाने का सच सामने आ सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सामाजिक कार्यकर्ता को सुनिए, राम प्रसाद को, जो इस तहखाने की हकीकत बता रहे हैं। सुनिए जरा। आज तो 30 फीट ऊंचे लोहे के गार्डर और गाटर के ऊपर जो है एंगल लगा करके फिर उस पर जाली लगा दी गई है, जिससे कि अब साफ नहीं दिखता है। हाँ, हमारे स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से नहीं दिखते जब तक कि हम बैरिकेटिंग के अंदर ना जाएं। तहखाने के में जो पत्थर रखे गए हैं, टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष, वो छोटे बड़े पत्थर आज भी, तहखाना खोल दिया जाए सब चीजें सामने आ जाएंगी। जो आज तहखाना ना खोलने की बात की जा रही है, तो तहखाना खोल दें वो सब समझ में आ जाए। सारे ये तहखाने में सारे पत्थर हमारे रखे हुए हैं, खाने में पत्थर रखे हुए। ये जो उन पत्थरों पे जो कलाकृतियां बनी हैं, वही कलाकृतियां आज भी वर्तमान जो दीवार का ढांचा है वो उस पर मौजूद है। ये कलाकृतियां, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं कि अवशेष जो हैं ये अभी भी तहखाने में मौजूद है। ये जो हम सर्कल देख पा रहे हैं, क्योंकि जब मेरी हरिशंकर जैन जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि सूर्य के निशान मौजूद है। क्या ये तो तहखाने का सच आपने देख लिया। ये अब आपको बताने जा रहे हैं कुछ और तस्वीरें जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। ज्ञानव्यापी की वो तस्वीरें जो अब तक अनदेखी थी। ज्ञानव्यापी में मंदिर के एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर महादेव के मंदिर को लेकर आप एक और सबूत देख रहे हैं। इन तस्वीरों में ज्ञानकूप नजर आ रहा।
जो कि श्रृंगार गौरी ज्ञानकूप है। इसके साथ ही वो चबूतरा भी नजर आ रहा है जहां पर महिलाएं पूजा करती थी। ये लाल रंग का है बताया जाता है, जिसके ऊपर चबूतरा भी दिख रहा है, यहीं पर पूजा होती थी दरअसल। इसके साथ ही अगर ज्ञानव्यापी की तस्वीरों को गौर से देखें, इन तस्वीरों में आपको कमल का फूल भी नजर आएगा और सूरज की कलाकृति और दीवारों पर हिंदू धर्म से संबंधित निशान नजर आ रहे हैं। ये तमाम सबूत ज्ञानव्यापी मस्जिद में मंदिर के दावे की पुष्टि करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। लेकिन आइए मैं आपको, यह मसला कोर्ट में है, आज भी कोर्ट में सुनवाई हुई ज्ञानव्यापी में सर्वे को लेकर। अदालत में क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर अब कल बड़ा फैसला आ सकता है। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए वक्त मांगा, कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। हिंदू पक्ष ने कॉपी कल दोपहर उपलब्ध कराई। वकील के व्यस्त होने की वजह से वक्त मांगा गया। हिंदू पक्ष ने कहा अधिवक्ता के अलावा वादी और प्रतिवादी को ही मस्जिद बैरिकेडिंग के अंदर दाखिल होने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कल भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। कल सर्वे को लेकर तारीख आ सकती है। जज ने खुद कहा कि अगर जरूरत हुई तो वो स्वयं मौके पर जाएंगे। आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और कल के लिए तिथि निर्धारित की है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एडवोकेट कमीशन की क्या स्थिति होगी। दरअसल 2 दिन में सर्वे का काम पूरा नहीं हो सकता था और दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। और इस मामले में अब सियासत भी हो रही है। बीजेपी के नेता संगीत सोम सामने आए, उन्होंने कहा 92 में बाबरी मस्जिद और 22 में ज्ञानवापी। सुनिए जरा। आप लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। लेकिन यह विवाद यहीं खत्म होने वाले नहीं है। कुतुब मीनार, काशी के बाद अब बात ताजमहल की करते हैं। ताजमहल में 22 कमरों को लेकर शोर सबसे ज्यादा है। ताजमहल के 22 कमरों का राज क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ताजमहल में 22 कमरे हैं। ये 22 कमरे कब खोले गए, ये 22 कमरे आखिर क्यों खोले जाना चाहिए, ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में बाकायदा कहा जा रहा है कि इन कमरों को अब खोला जाना चाहिए। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 22 कमरे खुलने से बड़ा खुलासा होगा ऐसा कहा जा रहा है। एक बात साथ ही साथ ताजमहल या तेजो महल है, इससे भी पर्दा उठेगा। दूसरी बड़ी बात साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में 22 बंद कमरे खुलवाने की मांग हो रही कि ये जो 22 कमरे देख रहे हैं आप, ये आपको ताजमहल से लगे हुए जो नजर आ रहे हैं कमरे, इसी तरह के कमरे हैं। ताजमहल के अंदर 22 कमरे कहा जा रहा है इन्हें खोला जाए। आपको बताऊं 88 साल पहले खुले थे ताजमहल के 22 कमरे, 88 साल पहले खुले थे। मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे ये 22 कमरे मौजूद हैं। सभी कमरे मुगल काल से दरअसल बंद थे, लेकिन 88 साल पहले खुले। 1934 में आखिरी बार इन कमरों को खोला गया था। कमरे की हालत को देखने के लिए खोला गया था और 88 साल में ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खोले गए आज तक, इसीलिए दोबारा इन्हें खोलने की मांग हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बना के दिखाओ। सुनिए जरा। जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे। तो राई अब आपको बताता हूं
ये जो 22 दरवाजे हैं, ये 22 दरवाजे दरअसल खोले जाने बहुत मुश्किल है। हल्ला शोर शराबा जितना हो, लेकिन ये 22 दरवाजे खोलना एक बड़ी चुनौती है। क्यों, ये आपको बताता हूं। देखिए, वजह है दरअसल ताजमहल के बंद दरवाजे खोलने में कई अड़चने हैं, एक दो नहीं, कई परेशानियां हैं। ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। एक बात, इमारत से अगर छेड़छाड़ की गई तो इसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा और हाई लेवल एक्सपर्ट की कई टीमें बनानी होंगी। इसके लिए यूनेस्को भी पूरे मामले में दखल देगा, जो दुनिया की ऐतिहासिक धरोहरों पर नजर रखता है। यूनेस्को को इसको लेकर जानकारी बाकायदा देनी होगी। ताजमहल का आर्किटेक्चर बेहद अनूठा बना हुआ है और दरवाजे खोलने में बेहद सावधानियां बरतनी होंगी। उस दौरान कोई स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ तो मेंटेन करना उसे मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे खोलने से पहले भारी भरकम फंड भी देना होगा। बंद हिस्से की वीडियोग्राफी को लेकर भी याचिका पहले से कोर्ट में पेंडिंग है। तो देश में ताजमहल को लेकर बहस हो रही है। इस बीच दुनिया के अमीरों में शुमार अरबपति एलन मस्क ने भी और उनकी मां ने आज ताजमहल की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी। ये देखिए, मस्क की मां है, उन्होंने शेयर की कि उनके दादाजी भी ताजमहल देखने आए थे। ये वो तस्वीरें हैं। मस्क को पिछले दिनों आपने देखा होगा, ट्विटर को खरीदने के बाद सुर्खियों में आए थे। तो आखिर मस्क ताजमहल की बात क्यों कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये आपको बताता हूं। एलन मस्क का कहना है ताजमहल को लेकर कि उनकी दादी, उनकी जो मां ने तस्वीरें शेयर की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, एलन मस्क ने ताजमहल की यात्रा को दरअसल याद किया है। आगरा के लाल किले की तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। ताजमहल को दुनिया का एक अजूबा बताया है। 2007 में मस्क ने ताज का दीदार किया था और एलन के ट्वीट पर कई लोगों ने उसके बाद जवाब भी दिया। एलन की मां ने भी दिया ट्वीट का जवाब, उन्होंने तस्वीरें साझा की। एलन के दादा दादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं। 1954 में एलन के दादा दादी ने देखा था ताजमहल, 1954 में। दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बुलडोजर की। कल बुलडोजर पर बहुत शोर शराबा हुआ, दिल्ली में आज भी बुलडोजर चला, किसी की आवाज नहीं निकली। यह ताज्जुब की बात है, लेकिन क्यों बुलडोजर पर नो ब्रेक? दिल्ली में तो आज भी बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कल की, एम्बियंस सुनाइए जरा। कल ये बुलडोजर शाहीन बाग में चल रहा था, कितना उधम होगा ये देखिए जरा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब सड़कों पर थी। कांग्रेस तो बुलडोजर के आगे लेट गई कि हमारे ऊपर चढ़ाइए, क्योंकि ये शाहीन बाग में चल रहा था। और इस बुलडोजर का मजहब भी देख लिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए मंगोलपुरी में, दिल्ली के ही मंगोलपुरी में चल रहा है। एक के बाद एक बुलडोजर चल रहा है मंगोलपुरी में। यहां कोई शर शराबा नहीं है, कोई सड़क पर नहीं उतरा, कोई बुलडोजर के आगे नहीं लेटा। ये मंगोलपुरी में चल रहा था। अगली तस्वीर में दिखाऊं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर चला, लेकिन यहां कोई शोर शराबा नहीं। किसी ने इस बुलडोजर का मजहब और धर्म नहीं पूछा। लेकिन कल शाहीन बाग में चला तो विक्टिम कार्ड भी खेले गए। यह भी कहा गया कि हमारे ऊपर जबरन चलाया जा रहा है बुलडोजर, जानबूझकर चलाया जा रहा है बुलडोजर। तो ये देखिए, अतिक्रमण पर चला एमसीडी का बुलडोजर और ये कई इलाकों में चला। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बारी थी, वहां चला। मंगोलपुरी में आपको बताऊं 50 दुकानों पर एक्शन की लिस्ट थी। सोचिए, शाहीन बाग में तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर गिराया गया था लोहे का, खंभों का। 70% लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा दिया मंगोलपुरी में। 30% दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर चला। दिल्ली की पॉश कॉलोनी है, आधा दर्जन बंगलों में तोड़फोड़ की गई है। और आज न कांग्रेस वहां दिखाई दी, न सीपीआई वहां दिखाई दी। शाहीन बाग में जमकर सियासत हुई थी। कल जो तस्वीरें आई थी, आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह ने बवाल काटा था। कल उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। सीपीआई नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, आज कोई कोर्ट नहीं पहुंचा। सियासत के बाद बैरंग लौटे थे बुलडोजर। तो बुलडोजर का भी अपना मजहब हो गया, ये बात देश में साफ हो गई। शाहीन बाग पर तो शोर हुआ, लेकिन मंगोलपुरी पर सब मौन हो गए। सबसे पहले आपको शाहीन बाग की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे जमकर बवाल नजर आ रहा है। कल जब एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा था तो हंगामा शुरू हो गया। कोई बुलडोजर के सामने लेट गया, कोई बुलडोजर पर लटक गया। कई घंटों तक यह बवाल चलता रहा, सियासत भी हुई और आखिर में बुलडोजर बैरंग लौट गया। लेकिन अब एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। कल जो बुलडोजर शाहीन बाग से
बिना कार्रवाई के लौटा, वो आज दोपहर करीब 11 बजे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली के पहुंचा और जिस अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था उस पर कार्रवाई हुई, वो भी बिना किसी बवाल, बिना किसी हंगामे के। स्क्रीन पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी के एक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ना यहां कोई नेता पहुंचा है, ना सरकार के विरोध में नारे लगाए गए हैं। जो लोग शाहीन बाग बुलडोजर का धर्म बता रहे थे उन्हें एसडीएमसी के चेयरमैन राजपाल सिंह ने जवाब दिया, सुनिए। अब उन लोगों को ये आईना आज देखना चाहिए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तो धर्म विशेष के लोग रहते नहीं, शाहीन बाग में रहते हैं, अशोका पार्क पे तो रहते नहीं। आज वहां कार्रवाई हो रही है ना, तो ये लोगों को उस चश्मे को बदलने की आवश्यकता है। आप किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने अंदर की मनोवृत्ति में एक बार झांकना चाहिए इंसान को कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो ये झूठा और निराधार है। हमारा काम लोगों को, जनता को एक पारदर्शी शासन और प्रशासन देना है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के साथ ही बुलडोजर मंगोलपुरी में भी चला, जहां पर कई बंगलों में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कई घंटों तक बुलडोजर ऐसे ही अपना काम करता रहा। हालांकि इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश अहलावत जरूर पहुंच गए और एमसीडी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। रुकवाना, बिल्कुल रुकवाना कार्रवाई, ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल भी। अरे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है इनको लोगों को? एमसीडी अत्याचार करने में लगी है लोगों के साथ, ये कोई तरीका होता है? काम कर रही है यहाँ पर क्या मतलब? लेकिन अवैध कब्जा तो है ना, अवैध कब्जा कहा? देखो आप एक बार आप देखो कल ये बताओ कब्जा कहाँ पर है। ये तो और आपको बताऊं, इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के नेता थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता रहा। आपको बता दें, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद से एमसीडी का एक्शन लगातार जारी है। कल लोधी रोड पर बुलडोजर चलेगा, इसके बाद 12 मई को अरोड़ा कॉलोनी का नंबर आएगा और फिर 13 मई को खड्डा कॉलोनी और उसके आसपास अतिक्रमण हटाया जाएगा। आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं अगली खबरों में और अब दिल्ली से चलते हैं पंजाब। पंजाब में कल एक धमाका हुआ, लेकिन पंजाब विस्फोट का तालिबान कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन सामने आया है। यह पहली तस्वीर आप देखिए। धमाके के बाद खिड़की के शीशे टूट गए, इतना जबरदस्त धमाका था। ये जो क्षतिग्रस्त इमारत आपको नजर आ रही है, ये आईबी की, ये खुफिया विभाग की इमारत थी। इसके तीसरी फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर आकर एक रॉकेट दागा गया। बाहर से, रोड से रॉकेट दागा गया। अब उस रॉकेट की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है वो रॉकेट, यह है रॉकेट नुमा हथियार जिससे हमला किया गया। इसे कहते हैं आरपीजी। ये आरपीजी क्या होता है ये देख रहे हैं आप, इससे हमला किया। ये आरपीजी क्या है, अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये आरपीजी है, ये आपने आतंकियों के कंधे पर जो देख रहे हैं चलाते हुए, इसे कहते हैं आरपीजी। ये आप देख रहे हैं, तालिबान में आपने देखा होगा, आतंकियों को देखा होगा, कंधे पर लेकर चलते हैं और रॉकेट लॉन्च करते हैं। यही आरपीजी होता है। ये आखिर पंजाब में मोहाली में कैसे पहुंचा, मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, मोहाली पाकिस्तान की सीमा से कितनी दूर है। इसमें क्या कोई पाकिस्तानी साजिश है? सवाल सबसे बड़ा यही है। ये आप देख रहे हैं, मोहाली और पंजाब बॉर्डर से कितना दूर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। बॉर्डर के नजदीक है और सवाल यह है कि आखिर क्या इसके पीछे कोई पाकिस्तानी साजिश थी। ग्राफिक्स के जरिए मैं 250 किलोमीटर दूर है, ये देखिए जरा, डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान और 730 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान। अब आप बखूबी समझ सकते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या, ये जो तालिबान कनेक्शन है ये कैसे सामने आ रहा है। मोहाली में आरपीजी से धमाका हुआ, पहली बात। मूव करेंगे, तीसरी मंजिल से टकराकर ग्रेनेड फट गया। धमाके के बाद पुलिस दफ्तर के शीशे टूट गए और धमाका जोरदार हुआ और बाल बाल पुलिसकर्मी बचे किसी तरह से। पुलिस और एनआईए ने धमाके की जांच फिलहाल शुरू कर दी है, क्योंकि आरपीजी धमाके का आतंकी कनेक्शन है। तालिबान के आतंकी इस्तेमाल करते हैं ये आरपीजी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आरपीजी का मतलब होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड।
और जो तालिबानी आतंकी लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरों भी मैंने आपको दिखाया, यह हथियार कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसके साथ ही आरपीजी की रेंज जो है यह 700 मीटर के आसपास होती है, इसलिए यह बाहर से फायर किया गया जो अपने लक्ष्य को भेदने में अटूट होता है, जो टैंक को भी नेस्तोनाबूद कर सकता है। यह ताकत है इस आरपीजी की, जिसे सामने से लोड किया जाता है और उसके बाद फायर किया जाता है और जिसे कहीं भी ले जाना आसान होता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं पंजाब के डीजीपी इस घटना के बाद क्या कह रहे हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। मैं जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस। और एक तरफ मोहाली में धमाका हुआ, उसके बाद एक्शन में आ गई एजेंसियां। ये आप देख रहे हैं, एजेंसियां पहुंच गई मौके पर, सुरक्षा एजेंसियां, और आसपास जांच करने लगी क्योंकि बाहर से फायर किया गया था। सड़क से बाहर जितनी चीजें मौजूद थी हर चीज की जांच की गई, कई टीमें पहुंच गई। अगली तस्वीर दिखाइए, मुख्यमंत्री भगवंत मान भी एक्शन में आ गए। उन्होंने भी फौरन मीटिंग बुला ली और डीजीपी के साथ मीटिंग की और पूरी घटना की जानकारी ली। तो सवाल यह है कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है, पंजाब में चल क्या रहा है, आखिर क्या कोई पाकिस्तानी साजिश है, क्या पाकिस्तान और खालिस्तान मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। दहशतगर्दों के निशाने पर दरअसल पंजाब है, आपको बताऊं। इसे मूव करेंगे, आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, साथ ही साथ सिख फॉर जस्टिस को शह दे रहा है पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पर विदेश से बाकायदा साजिश रची जा रही है। पाक आईएसआई ने एक नया आतंकी गुट भी बनाया हुआ है और इस गुट का नाम रखा है लश्कर खालसा, क्योंकि पाक और आईएसआई का मिला जुला संगठन है। इसमें गैंगस्टर अपराधियों को शामिल किया जा रहा है, साथ ही साथ ड्रग्स से कमाई का झांसा देकर इन्हें बहका रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के आतंकी इन्हें लड़ने की बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं और इसलिए पंजाब में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। यह बड़ी वजह, राज्य सरकार को अनुभव ना होना भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आतंक के खिलाफ सरकार की सॉफ्ट नीति भी जिम्मेदार है। पंजाब पाकिस्तान से लगा राज्य है, पाक इसका फायदा उठा रहा है। आइए अब आपको दिखाऊं ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब जा रहे थे उस दौरान उनके काफिले को रोका गया। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, जिस वक्त प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटियाला की। पटियाला में पिछले दिनों जो हिंसा हुई, वो हिंसा ये बताती है कि खालिस्तान कैसे एक्टिव हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, खालिस्तानी झंडा, हिमाचल की विधानसभा पे खालिस्तानी झंडा देखने को मिला। एक और तस्वीर मैं दिखाऊं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब पहुंचे उनका काफिला रोका गया। आपको याद होगा 1.5 साल पहले एक एनिमेशन बाकायदा वीडियो बनाकर सिख फॉर जस्टिस ने डाला हुआ था, जिसमें कहा था कि प्रधानमंत्री का काफिला इसी तरह रोका जाएगा और जहां रोका गया वहां से पाकिस्तान की सीमा लगती थी। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, किसान प्रोटेस्ट के दौरान भी खालिस्तानी झंडे लगातार लहराए गए। ये सारी घटनाएं ये बता रही हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। सुनिए जरा भगवंत मान क्या कह रहे हैं और मनोज तिवारी उस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। पंजाब में कुछ हो रहा है तो वहां के मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आता है। और स्थिति ये है कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, कई ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिससे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कई खतरा देने वाली चीजें हुई हैं। लगातार काफी अरसे तो पंजाब ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। तो आप सुन रहे थे भगवंत मान को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, बात पड़ोसी मुल्क की, श्रीलंका की। लंका में किस तरह से आग लग गई, पहली तस्वीर देखिए जरा। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे का घर है। घर को लोगों ने फूंक दिया। सोचिए, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी।
हालात श्रीलंका में ऐसे हो गए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर सुरक्षित नहीं है, पूर्व पीएम के घर में आग लगा दी गई और पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे भागना पड़ा, वो तस्वीरें दिखाई। अगली तस्वीर देखिए जरा, पूर्व पीएम, फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। पूर्व पीएम देखिए पूरे परिवार के साथ भाग रहे हैं, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में मौजूद है और शहर छोड़कर भागना पड़ रहा है। तहखाने में छिप गए जाकर, हालात इतने बदतर हो गए हैं श्रीलंका के। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे नेवल बेस में छिपे हुए हैं। खबर यह है पूर्वी श्रीलंका के त्रिकोमाली में ये नेवल बेस मौजूद है। प्रदर्शनकारियों के डर से भागे हैं महिंदा राजपक्षे और प्रदर्शनकारियों ने महिंदा के घर में भी आग लगा दी। जो तस्वीरों में मैंने आपको बताया, महिंदा के हम्मन टोटा पुश्तैनी घर में आग लगा दी गई है। साथ ही भागने से पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है महिंदा राजपक्षे ने। 2019 से प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे राजपक्षे और पहली बार 2004 से 2005 तक भी प्रधानमंत्री रह चुके। 2005 से 15 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे महिंदा राजपक्षे। महिंदा के छोटे भाई गोटबाया देश के राष्ट्रपति इस वक्त हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। इतना ही नहीं, हालात इतने बदतर हो गए हैं। ये तो सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री का घर मैं दिखा रहा था। तस्वीर देखिए जरा, सांसद की गाड़ी को पलटा दिया। ये देखिए, इस गाड़ी में सांसद सवार थे, लोग एम्बियंस के साथ, अगर एम्बियंस हो इसका सुनाइए। ये सांसद की गाड़ी को पलटा दिया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। श्रीलंका से जो तस्वीर आई है, सांसद जो निकल कर भाग रहे थे, लोगों की भीड़ देखिए जरा, कितनी भीड़ है। लोगों ने घेर लिया सांसद की गाड़ी को और पूरी गाड़ी पानी में पलट दी है। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी भयावह स्थिति होगी श्रीलंका के अंदर। एक और मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि सांसद के घर की तस्वीर जिसमें आग लगा दी गई। ये देखिए जरा, एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, सांसद का घर है, धू धू कर जल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, सांसद का घर जला दिया गया, सांसदों की गाड़ियां पलटा दी गई। जो श्रीलंका है वो गृह युद्ध में किस तरह से तब्दील हो रहा है, इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूर्व मंत्री का घर है। पूर्व मंत्री के घर में घुस गए अराजकतावादी और उसके बाद देखिए अराजक तत्व ने कैसे सब कुछ तहस नहस तोड़ फोड़, पूरा घर, किचन पूरा तबाह कर दिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आखिर ऐसे हालात क्या क्यों बने ये आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए न प्रधानमंत्री सुरक्षित है न सांसद सुरक्षित है। तो आखिर है क्या हालात, देखिए 12 मंत्री और नेताओं के घर जला दिए गए। 12 मंत्री और नेताओं के। श्रीलंकाई सांसद अमर कीर्ति की लाश मिली है। ये हालात हैं। अमर कीर्ति ने प्रदर्शनकारियों पर दरअसल फायरिंग की थी और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें मार डाला। फायरिंग के बाद जान बचाने के लिए वो अपने घर में छिप गए थे और पूर्व मंत्री जॉनसन को गाड़ी समेत झील में फेंक दिया गया। अब तक 15 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, करीब 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद से हिंसा और भड़क उठी है। महिंदा के उकसावे पर समर्थकों ने ये हमले शुरू किए थे और जिसके बाद सरकार विरोधी भी हिंसक हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए कि दोबारा इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। 2 महीने में दूसरी बार ये इमरजेंसी लगाई गई है। लेकिन आपको बताएं, राजधानी कोलंबो में सेना तक बुला ली गई है और स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आइए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये मैं आपको बताऊं। जरा ये देखिए, जरा ये तस्वीरें जो सड़कों पर क्या हो रहा है, ये देखिए सड़कों पर आग लगा दी गई है। गाड़ियों में एक तस्वीर देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, गाड़ी फूंक दी गई। ये देख रहे हैं जो आप पिक्चर, किस तरह जगह जगह आगजनी हुई है। हालात बहुत खराब है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ये हालात बने क्यों हैं। ये हालात बनने के पीछे बड़ी वजह है चीन। ये मैं क्यों कह रहा हूं, दरअसल श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहली बड़ी वजह ईंधन, खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका के पास भुगतान के पैसे नहीं बचे। इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो जरूरी सामान तक खरीद सकें और दरअसल चीन की साजिश की वजह से हालात इतने बिगड़े। जब महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति थे तब चीन ने श्रीलंका में अपने पैर पसारने शुरू किए। श्रीलंका ने जितना कर्ज मांगा चीन ने उतना कर्ज दे दिया। श्रीलंका कर्ज में डूब गया। श्रीलंका कर्ज के जाल में इस कदर फंस गया कि हालात बदतर हो गए। इसे मूव करिए। अब चीन ने और मदद से साफ इनकार कर दिया है और श्रीलंका के पास पैसे नहीं है कि वो आयात भी कर सके। यही वजह है, लोगों में गुस्सा है जो सड़कों पर नजर आ रहा है। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों।
मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। और हम इस समय मौजूद हैं शाहीन बाग में और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं चाहूंगा, आप देखें पुलिस यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन अब माहौल यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण है। दुकानें खुल रही हैं, पुलिस यहाँ पे तब भी अपनी प्रेजेंस रखे हुए है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, लोग जा रहे हैं जाने दें, लेकिन आप देख रहे हैं कि पुलिस है यहाँ पे, लेकिन अब लोगों की दुकानें खुलने लगी हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट है, जब हम सुबह से कह रहे देखिए ये एक दुकान है, ये यहाँ पे ये एक डिस्प्यूटेड है, ये आज नहीं, बिल्कुल आज इस पे बुलडोजर नहीं चला है, ये पहले का है, क्योंकि कई लोग बहुत सारी गलत खबरें यहाँ वहां से आ रही है। हम आपको सिर्फ क्लियर कर देना चाहते हैं, पहले का दुकानें खुली हैं, लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे हैं। सिर्फ एक ही उनका कहना था कि कागज होना चाहिए उनके पास, जो वो आए अगर कुछ अतिक्रमण है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक शोरूम है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने तंग नहीं किया, ये एक बहुत पुरानी दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कागज नहीं दिया, लोकल एमसीडी कह रही है कि हमने कागज दिया, लोग कह रहे हैं अगर कागज दिया होता तो हमने ये नहीं किया होता। अब ये इतना बड़ा यहाँ पे एक के बाद एक शोरूम्स है, ये कह रहे हैं ये कोई आज के तो बने हुए नहीं, ये बहुत पुराने हैं। तो वो कह रहे हैं अगर गलत था तो तब क्यों नहीं रोका। तो उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अथॉरिटी का कहना है कि ये गलत है। तो लोग कहते हैं कि अगर ये गलत है, अगर ये अतिक्रमण है तो बनने क्यों दिया। तो उन ऑफिसर्स की भी तो उतनी जिम्मेदारी है, उन ऑफिसर्स की भी तो उतनी जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं पुलिस ने बिल्कुल इस पूरी रोड को इस समय बिल्कुल नॉर्मल सी कर दिया है। मैं एक बार दिखाता हूं, मेन रोड आप देखें, अब पूरा ट्रैफिक चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिल्ली पुलिस ने एक्स्ट्रा कैवलरी बुलाई है, एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया है, लेकिन आप देखें अब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है रोड। आप देख रहे हैं ये एक मेन हाईवे है जो कि दिल्ली को, साउथ दिल्ली को बिल्कुल नोएडा से कनेक्ट करता है। और मैं इसी तरह से बार बार आपको ये दिखा रहा हूं। अब देखें यहाँ पे नॉर्मल है, लोग कह रहे हैं कि अगर कागज, अगर ये बिल्डिंग्स गलत है, एक नहीं, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा अगर बिल्कुल टॉप एंगल आपको वो लंबा एक बार अगर दिखा सकें तो देखिए ये सारी बिल्डिंग्स कोई रातों रात नहीं बनी है, ये पहले की है। तो लोग कहते हैं अगर ये गलत थी तो बनने क्यों दी, और वो कहते हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया। एमसीडी कहती है नोटिस दिया, अगर नोटिस दिया तो फिर एमसीडी के पास प्रूफ, एमसीडी वो कागज नहीं दिखा पाई इन लोगों को, इसीलिए बुलडोजर रोक दिया गया। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे शांति बनाई हुई है, शॉप्स खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं, मतलब आवाजाही जारी है, चल रहा है। आप देख रहे हैं मेन रोड को दोबारा चालू कर दिया गया है, बुलडोजर को हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ का जो एलिगेशन है लोगों का वो ये कि बिना कागज के एमसीडी तोड़ने आई, और ये कोई एक दिन दो दिन की नहीं, 10-10, 20-20 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो अगर कोई सचमुच अतिक्रमण हुआ है तो हुआ कि ये कहते हैं कि कौन से वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने करने दिया। आप देख रहे हैं यहाँ तक सड़क है, सड़क के पीछे लेकिन कई जगह जो शटरिंग थी वो हटाई है। ये बिल्कुल आज नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोग कई गलत खबर चला रहे हैं, ये आज का बिल्कुल नहीं है, ये एक पहले का है, और इसको आज इस पे बुलडोजर बिल्कुल नहीं चला है। लेकिन जो हुआ है वो ये कि यहाँ पे इस समय दिल्ली पुलिस अभी भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने, आप देख रहे हैं ये एक बस स्टैंड है कालिंदी कुंज का, जो अब एक्टिवेट कर दिया गया है, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब बिल्कुल नॉर्मल